नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 12 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मंथली जो करंट अफेयर रिवीजन वीडियो है दोस्तों वो भी अपलोड कर दी गई। तो मई में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, उनको एक साथ उनकी कंपाइलेशन वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में है दोस्तों, तो वो आपको अपलोड कर दिया गया है। कोशिश करिए उसको भी देख लीजिए। तो इससे आपके मंथ में जो मई मंथ की जो करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, वो आपकी रिवीजन हो जाएंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए आए हैं आ सकते हैं, वो भी आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जब भी मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ तो कोशिश क्या करिए साथ में आप लोग भी आंसर देने का। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 के शहर में मनाया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कोची है, महाबलीपुरम है, इंदौर है या फिर जबलपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, तो ये चेन्नई जो कि तमिलनाडु की दोस्तों कैपिटल है चेन्नई, और उसी के पास में स्थित है महाबलीपुरम। आप लोगों ने इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में महाबलीपुरम के बारे में बहुत पढ़ा होगा। वहीं पे राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा जो कि 10 जुलाई को ये दिवस मनाया गया, क्योंकि 10 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को, और इसी दिन जो है राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस जो है मनाया गया। ये जो दिवस की बात करें दोस्तों, तो ये जो कार्यक्रम इस दौरान हुआ था, उस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया वो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसी दौरान मत्स्य पालन से जुड़े स्टार्टअप्स और सहकारी संगठनों की एक प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों इस अवसर पे कौन कौन उपस्थित थे इस सुबह जो है, तो यहाँ पे जो है केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलायन भी जो है इस अवसर पे उपस्थित थे इस कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम रुपाला की बात करें तो इन्होंने देश भर में 138 करोड़ रुपए की लागत से 20 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए 176 मत्स्यिकीय परियोजनाओं का भी वर्चुअल उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं 20 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में लगभग 1500 लाभार्थी के जीवन पर इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया गया वो महाबलीपुरम में मनाया गया। यहाँ पे कुछ और भी बात कर लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर की कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया, वो किया गया मुंबई में किया गया। वही बात करें स्पीक मेकिंग की 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। ठीक है, और महाराष्ट्र के नागपुर में। वही भारत ने पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। कहाँ की है? नई दिल्ली में किया है। और उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो अन्य राज्यों और शहरों से संबंधित थे, जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित किया? तो ध्यान रखिएगा ये गेहूं की एक नई किस्म है जिसका नाम है PBWRS1। ठीक है, इसे विकसित किया गया पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जैसा कि देखा जाए इस यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों, तो जो हरित क्रांति थी उस दौरान भी इसने एक अहम भूमिका निभाई थी इस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये लुधियाना में स्थित है। ठीक है, कौन सी? तो पंजाब के लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। और यहाँ के जो रिसर्चर्स थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई जो है किस्म विकसित किया। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में विकसित किया गया
PBWRS1 जो है वो किसकी प्रजाति, गेहूं की है कि धान की है कि गन्ने की नई प्रजाति है कि आलू की है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, स्पेशली आरओ में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको इस तरीके से भी याद रखेगा ये किस चीज की प्रजाति है। ये जो नई किस्म है दोस्तों जो कि विकसित की गई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि गेहूं की नई किस्म, ये जो है इससे जो बनी, इस गेहूं से जो चपातियां बनेगी, जो रोटी बनेगी, उनमें ग्लूकोज के स्तर जो है उस स्तर को तुरंत नहीं बढ़ाएगा। ग्लूकोज का स्तर देखिए रोटियां चपातियां बढ़ा देते हैं, तो इसमें जो है तुरंत ये स्तर नहीं बढ़ाएगा, जिससे कि ये जो इस गेहूं से बनी हुई जो चपातियां उनका जो उपयोग करेंगे तो वो टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज और हृदय रोग के खतरे को वो कम करने में मदद करेगा, इस गेहूं की जो नई प्रजाति है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, तो इस गेहूं की किस्म को विकसित करने के लिए प्रतिरोधी स्टार्च स्तर को प्रभावित करने वाले 5 नए एलील, जिसको जिन कहते हैं, वो जो है संयोजित करने वाला ये पहला विश्वविद्यालय भी बन गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों स्टार कर लीजिएगा, इसको कहीं शॉर्ट नोट्स बना के अच्छे से लिख लीजिएगा, पूरी संभावना है यहाँ से प्रश्नों को पूछे जाने की, तो ये स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, आते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये विकास परियोजना है, 29 विकास परियोजनाएं जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां से प्रधानमंत्री जी सांसद है, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, वाराणसी, ठीक है, काशी से किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12,000 करोड़ 100 रुपए से अधिक की जो है 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहाँ किया दोस्तों, वाराणसी में किया है। ठीक है, ये जो परियोजना है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, वो 10,720 करोड़ रुपए की, जो उसमें से जो है 19 परियोजनाओं का उद्घाटन किया उन्होंने, और 1389 करोड़ रुपए इसका 10 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। ठीक है, यहाँ पे बात करें इन परियोजनाओं में, तो प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि के ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना ऋण के, ठीक है, आवास योजना ग्रामीण के घरों की चाबियां और आयुष्मान भारत कार्ड का भी वितरण उन्होंने किया। इस 29 परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में चर्चा किया गया है, आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा किया गया। तो अब आप मुझे बताइए ये जो तीनों योजनाएं परियोजनाएं हैं, ठीक है, इनकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी और ये कहाँ से किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था, किस वर्ष किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। ठीक है, यहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री ने, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन का भी निर्माण किया, और इस पर जो है इस रेलवे लाइन का जो निर्माण की लागत आई थी वो 6,760 करोड़ रुपए से जो है अधिक की लागत आई थी। तो कहाँ पे किया है दोस्तों, तो सोननगर रेलवे लाइन का निर्माण, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अन्य राज्यों में भी कुछ परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जैसे कि उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में माफ करिएगा, 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इसी के साथ साथ तेलंगाना के वारंगल में भी उन्होंने कुछ परियोजनाओं का जो है आधारशिला रखी। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा जाए तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो ध्यान रखिएगा, हमने देखा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से, वहीं पे उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में, तेलंगाना के वारंगल से इन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ध्यान दीजिएगा, आप इससे पूछा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस इसके पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न देखे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस आईआईटी संस्था ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के तरीकों को विकसित किया है। तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इस डी है, ये नहीं है। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने जो है लोको पायलट की सतर्कता जांचने के तरीके को विकसित किया है। तो आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं। आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है, उन्नतीकरण की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक छेड़छाड़-रोधी उपकरण बनाया है, जिसका उपयोग सामान्य और निकट अवरुक्त चेहरे की छवियों के विश्लेषण के आधार पर
लोको पायलट की सतर्कता के वास्तविक समय के आकलन के लिए किया जा रहा सकता है। भारतीय रेलवे की दोस्तों बात की इस समय देखिए किन समस्याओं के सामना कर रहा है। तो जो भारतीय रेलवे दोस्तों वो ट्रेनों के ट्रेनों के गलत तरीके से या खतरनाक तरीके से सिग्नल पार करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो वर्तमान में देखा जाए जो ट्रेन होती है उनको गलत तरीके से या फिर खतरनाक तरीके से जो सिग्नल को पार कर लेती है उसका काफी ज्यादा नुकसान होता है। इन चुनौतियों का वर्तमान में सामना कर रहा है भारतीय रेलवे, और इसी को संबोधित करने के लिए ये जो है जिसे इस डिवाइस के द्वारा, तो इसी चुनौती का समाधान करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। डिवाइस में देखिए क्या क्या होगा, तो एक एम्बेडेड कंप्यूटर यूनिट होगा, एक कैमरा होगा, एक निकट अवरुप्त प्रकाश सुविधा होगी और एक चेतावनी प्रणाली भी होगी। यह गैर आक्रामक ठीक है समाधान है जो ड्राइवरों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि निम्न में से किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो किस राज्य ने दोस्तों जीता है, ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं जो कि स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो हॉकी मध्य प्रदेश ने 13वें हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब फाइनल जीत लिया है। और ये किसको हराया है, तो हॉकी झारखंड को। तो ध्यान रखिएगा हॉकी झारखंड जो है वो 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में उप विजेता थी। और ये जीता कौन है, ये चैंपियनशिप ये जीता है हॉकी मध्य प्रदेश। वही तीसरे स्थान पे देखिए, यानी कि कांस्य पदक किसने जीता है दोस्तों, हॉकी हरियाणा ने जीता है। इसने किसको हराया है, तो ये छत्तीसगढ़ हॉकी को हराया है। फाइनल मैच में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो हॉकी मध्य प्रदेश थे और जो हॉकी झारखंड थे, उन दोनों टीमों ने खिताब जीतने के लिए अत्यधिक धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश एक करीबी मुकाबले में हॉकी झारखंड को 1-0 से हराने में कामयाब रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइनल मैच में जो कि वही लाइन लिखी है दोस्तों उसके बारे में ध्यान मत दिखिए। तो यहाँ पे हॉकी जो है मध्य प्रदेश के लिए एकमात्र गोल जो किसने किया, वो किया है गुरमेल कौर ने किया। ठीक है, 22वें मिनट में। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन जीता है 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये हॉकी मध्य प्रदेश ने जीता है हॉकी झारखंड को हरा करके। अगले प्रश्न पे बढ़े उसके पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी पहली ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत का दावा करते हुए अपनी रेड बुल टीम के लिए रिकॉर्ड 11वीं लगातार जीत हासिल की है और लगातार 6ठी रेस में जीत हासिल किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने इन्होंने अपना पहला ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनकी 11वीं जीत थी और इसी के साथ साथ 6ठी जो है लगातार इनकी रेस थी जिसको इन्होंने जीता है। वही बात करें नीदरलैंड के पुरुष हॉकी टीम ने बेल्जियम के एंटवर्प में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्रो लीग 2022-23 का चौथा संस्करण जीता है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। तो अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करने वाला जो देश है वो है चीन है। तो चीन ने हाल ही में अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता को कम करने और चीन के स्वतंत्र सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए ओपन क्लीन 1.0 नामक अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए तो अभी तक हम बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अमेरिका पे निर्भर रहते थे, लेकिन अब देखा जाए तो चीन जो है इन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए उसने एक नया जो है ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है दोस्तों, ओपन क्लीन 1.0। ठीक है, ओपन सोर्स डेस्कटॉप सिस्टम ओपन क्लीन का शुभारंभ घरेलू सॉफ्टवेयर विकसित करने में देश के नवीनतम प्रयास को चिन्हित करता है जो पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करता है। तो एक तरीके से जो पश्चिमी देश हैं उन पे प्रौद्योगिकी पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए जो है चीन लगातार प्रयास कर रहा है। उसी प्रयासों में इसने अपना जो है पहला घरेलू सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए इस नए ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, इस प्रणाली की बात करें दोस्तों, ओपन क्लीन प्रणाली जो है ये विभिन्न कंपनियों और संगठनों के योगदान से विकसित किया गया है। इस प्रणाली को सर्वव्यापी विंडोज और मैक ओएस सिस्टम के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन किया गया है। विंडोज के
ठीक है। सॉफ्टवेयर के पिछले संस्करणों को पहले ही कुछ सरकारी विभागों के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका जो है इस सॉफ्टवेयर को पहले विकसित किया गया था। इसके जो पहले के संस्करण थे उनको देखा जाए, उनको अभी वहां के चीन के जो सरकारी विभाग है वहां पे उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ठीक है, तो चीन ने विकसित किया है दोस्तों ये ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है ओपन क्लेन। आइए बात कर लेते हैं। देखा जाए चीन के एक शख्स हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने जो है क्या नियुक्त किया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का उप प्रमुख नियुक्त किया। उनका नाम क्या है, ये चीन के हैं, जू हाओलियांग को। ठीक है, जू हाओलियांग इनका नाम है, ये चीन के हैं और ये यूएनडीपी के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि डेट से रिलेटेड है कि हाल ही में कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये विश्व भर में जनसंख्या के जो मुद्दे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय क्या था, तो ध्यान रखिएगा, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया के अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय था। सबसे पहली बार जो ये दिवस मनाया गया था दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस की जो स्थापना की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो गवर्निंग काउंसिल थी उसके द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, 1989 में किया गया था। और 2011 में अगर हम वैश्विक जनसंख्या की बात करें तो ये 7 बिलियन आंकड़े को पार कर चुका था। और अगर हम बात करें 2030 तक की कितने तक पहुंच जाएगा, तो 8.5 बिलियन की होने की पूरी संभावना है 2030 तक। तो मात्र देखा जाए दोस्तों 20 सालों में 2 डिकेड्स में ही इतनी बड़ी जनसंख्या का जो है विकास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, 11 जुलाई को मनाया गया। वहीं अन्य दिवस की भी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अन्य दिवस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 10 जुलाई को मनाया गया, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। विश्व जूनोस दिवस, देखिए जूनोस यानी कि जोनोटिक। जोनोटिक क्या होता है दोस्तों, वो डिजीज जो कि जानवरों से मनुष्यों को पहुंचती है, उसी को जूनोस दिवस कहते हैं। विश्व सवाहिली भाषा दिवस मनाया गया, ये जो है उप अफ्रीका रीजन में ये भाषा बोली जाती है, 7 जुलाई को मनाया गया। और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने डोर्नियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कितने, ध्यान रखिएगा, ये किया है दोस्तों 2। ठीक है, तो 2 डोर्नियर विमान की खरीद के लिए, ठीक है, हिंदुस्तान HAL के साथ जो है समझौता किया है भारतीय मंत्रालय के। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डोर्नियर विमान की खरीद के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, इस अनुबंध के अनुसार देखा जाए तो डोर्नियर विमान का, ठीक है, विमान का निर्माण स्वदेशी रूप से कानपुर में HAL के परिवहन विमान विभाग प्रभाग में किया जाएगा। तो जो HAL है कानपुर का, वहां पे इन विमानों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस डोर्नियर विमान में ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस और मिशन प्रबंधन प्रणाली जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो इन विमानों में होगी। आइए बात कर लेते कुछ और भी करंट अफेयर की। देखिए अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए भारत और इंडिया के बीच में, भारत और इंडिया दोनों एक ही है, भारत और पनामा जो कंट्री है उनके बीच में एक समझौता हुआ था। तो यहाँ पे बात करें, भारत के चुनाव आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आइए आज के 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदा का निपटान शुरू किया है। तो ये क्या है दोस्तों, तंजानिया के साथ। ठीक है, स्थानीय मुद्रा में। तो भारत और तंजानिया के बीच में, जैसा कि आपको पता है, अभी तंजानिया के दौरे पे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर S जयशंकर, वो गए हुए हैं। ठीक है,
और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और तंजानिया के बीच में, जिसमें देखा जाए तो एक जो है करेंसी को लेकर के भी समझौता हुआ है कि जो स्थानीय मुद्रा है उसमें व्यापारिक सौदे का निपटान किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, भारत और तंजानिया के बीच में। ये घोषणा जो की गई है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू कर दिया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो इससे दोनों देशों के बीच में दोस्तों एक तरीके से वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा। यहाँ पे बात करें 2022 में आरबीआई और भारत वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों को रुपए में निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश जारी किया था। ठीक है, 2022 में आरबीआई यानी कि देश का जो केंद्रीय बैंक है और भारतीय जो वित्त मंत्रालय, उन्होंने आयात और निर्यात के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जो है मुद्रा का बढ़ावा देने पर निर्देश दिया था। ठीक है, 18 देशों ने भारतीय बैंकों में विशेष पोस्टो खाते खोले। तंजानिया ने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक कार्यरत है तंजानिया में। डॉक्टर एस जयशंकर ने दार एस सलाम में भारत के सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत और तंजानिया सहयोग के नए क्षेत्रों में अपने संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत और तंजानिया के बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि अभी जो हाल ही में जो भारत से बाहर पहला जो आईआईटी संस्था खोला जाएगा तंजानिया में खोला जा रहा है, तंजानिया में कहाँ पे और कौन सी आईआईटी संस्था जो है वो उस संस्था का, ठीक है, कौन सी आईआईटी संस्था स्थापित की जाएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार इस बारे में चर्चा किया गया। और आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? ये किया है गाम्बिया ने। ठीक है, जैसा कि सिरप वगैरह का मुद्दा आ गया था, कई लोग की जांच चली गई थी, तो गाम्बिया ने जो भारतीय फार्मा उत्पाद की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण, ठीक है, सख्त नियंत्रण जांच शुरू किया है। तो गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि भारत विश्व भर में दवाओं के उत्पादन में अहम योगदान देने वाला देश है। गाम्बिया की यह पहल भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों की जांच को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। बात कर लेते हैं गाम्बिया के बारे में। दोस्तों गाम्बिया जो कि वेस्ट अफ्रीका में स्थित एक देश है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ये वेस्ट अफ्रीका है और ये आपको गाम्बिया दिख रहा है। पूरी चारों ओर से देखा जाए तो ये सेनेगल से घिरा हुआ है। ठीक है, सेनेगल कंट्री जो है ये गाम्बिया है, जिसकी राजधानी देखिए बुंजुल है। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक सागर से लगी हुई इसकी ये राजधानी है। इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो दलासी है और यहाँ के राष्ट्रपति याह्या जामेह जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति गाम्बिया के। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि जून 2023 मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई द्वारा घोषित रेपो रेट कितना है दोस्तों? तो ये किया गया 6.5%। वही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे? के राजरमन को। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं पार्थ ठीक है सालुखे। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नई रैंकिंग के अनुसार 26.38 अरब डॉलर के साथ भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है टाटा समूह ने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है, क्या नाम है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों ये था आज का फैक्ट्स ऑफ द डे। आज बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉप 10 स्टैटिक्स जीके, देखिए ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, तो ये प्रीवियस इसका एक तरीके से पेपर है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो फारसी राजदूत है, यहाँ राजदूत नहीं राजदूत होना चाहिए था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था दोस्तों, कब आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। वही मुगल चित्रकला, ध्यान रखिएगा ये चित्रकला नहीं है, चित्रकला की आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? तो मुगल शासक हुमायूं के द्वारा। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए बहुलक प्रयुक्त होता है, कौन सा बहुलक? पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ को बनाने के लिए। स्वचालित इंजनों हेतु एक हीमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, क्या दोस्तों? एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकॉल। ट्यूमर संसूचित, ठीक है, करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, कौन सा रेडियो? तो आर्सेनिक 74। ध्यान रखिएगा कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट 74 जो होता है दोस्तों, कोबाल्ट 74 ये होता है कैंसर के बारे में। ठीक है, वही देखा जाए आर्सेनिक जो है वो 74 वो किससे संबंधित है? ट्यूमर। ठीक है,
माफ करिएगा, मैंने कोबाल्ट 74 बोल दिया, ध्यान रखिएगा कोबाल्ट जो 60 होता है वो कैंसर से संबंधित होता है। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है किस तरह, तो अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। वही अगला है, मगध का सम्राट जिसने अपरशुराम, ठीक है, जो या फिर जो परशुराम यानी कि दूसरा परशुराम के नाम से जाना जाता था, कौन था, महापद्मनंद, जिसे हम नंद वंश का संस्थापक मानते हैं। वही पोलियो के टीके की खोज की थी किसने, जोनास ने किया था, ठीक है। वही डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और स्वधारा योजना जो कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, कब किया गया था, 2001 से 2002। दोस्तों ये था 10 एस्थेटिक्स जीके और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक्स बढ़ाइए, कमेंट बढ़ाइए, कुछ तो करिए साथ में दोस्तों, सहयोग करिए आप लोग अपना, और साथ ही अपना नोट्स बनाइए और अपना रिवीजन करिए। फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।